हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 10th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म के इंपॉर्टेंट टेक्सुअल क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आज मैं करवाने जा रही हूँ सम इंपॉर्टेंट अदर क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, डिस्क्राइब सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म कि हमें की फीचर्स बताने हैं। ठीक है, कि संघीय सरकार जो होती है उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल फेडरलिज्म सिस्टम है क्या। कहते हैं इसमें क्या होता है, दो तरह की गवर्नमेंट होती है। दो तरह की गवर्नमेंट होती है, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल केंद्र सरकार, स्टेट राज्य सरकार। ठीक है, अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कौन सी परेशानियों को हल करेंगे, कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो हमारे राष्ट्र से संबंधित है, हमारे नेशन से संबंधित है। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी जो लोकल्स प्रॉब्लम होती है, लोकल प्रॉब्लम होती है। ठीक है, राष्ट्र स्तर पर ना होकर लोकल प्रॉब्लम्स होती हैं। इस पावर सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम में होता है पावर को डिवाइड किया जाता है। मतलब सारी की सारी शक्तियां जो होती हैं वो केंद्र तक सीमित ना रहकर उसको राज्य के साथ भी बांटा जाता है। ठीक है, अब इसमें होता है कि इंटायर जो कंट्री होती है उसमें क्या होती है, इंटायर कंट्री के लिए एक गवर्नमेंट होती है। जैसे मान लो पूरे देश के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट होगी उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट होगी। मतलब स्टेट की, हर स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट होगी, लेकिन सेंटर के लिए एक अलग गवर्नमेंट होगी। ठीक है, और हर लेवल में, हर लेवल पे हर गवर्नमेंट के पास पावर्स दी गई होती है। ठीक है, अब इसके कुछ फीचर्स है जो नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं कि जहाँ भी फेडरल गवर्नमेंट होगी, यहाँ भी फेडरेशन होगा, उसका सबसे जो ज़रूरी तत्व है, एसेंशियल जो है वो क्या है कि दोनों के लिए क्या होगी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन की गई होगी। कहने का मतलब ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटन है, हमारी जो संविधान है वो लिखित रूप में है, और उसमें साफ तौर पे ये लिखा गया है कि पावर जो होगी वो केंद्र के हाथ में सीमित ना होकर वो पावर स्टेट और सेंटर दोनों के बीच में बांटी जाएंगी। ठीक है, और उन हर स्टेट की जो पावर्स होगी वो कहाँ पे पावर अप्लाई कर सकती हैं, ये सब कुछ उस संविधान की बुक में मेंशन किया गया। ठीक है, दूसरा नंबर डिविजन्स ऑफ पावर। ऑलरेडी बताया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर ना होकर वो अपनी पावर को स्टेट के बीच में भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। मतलब स्टेट और सेंटर दोनों को पावर होती है कि वो अपने अपने मसलों को हल कर सकें और अपने अपने एरियाज पे क्या कर सकें, कानून चला सकें, अच्छे से उनको उनका एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें। ठीक है, तीसरा इंडिपेंडेंट जुडिशरी। मतलब कि हमारा जो जुडिशरी होगा, हमारा जो न्यायपालिका होगी वो इंडिपेंडेंट होगी। मतलब वो किसी पे डिपेंड नहीं रहेगी और उसके पास पावर होगी कि वो अपने फैसले खुद ले सके, ना कि किसी से सलाह लेकर। ठीक है, तो जुडिशरी में हमारे आ जाते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ये सब हमारे किस में आ जाते हैं, जुडिशरी में। और हमारी जुडिशरी क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, वाई कैमरलिज्म, चौथा फीचर इसका क्या है, वाई कैमरलिज्म। वाई कैमरलिज्म का मतलब होता है कि पार्लियामेंट में दो सदन होंगे, जैसे लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, कुछ स्टेट्स में आपने देखा होगा कि सिर्फ एक सदन होता है, एक सदन नहीं होता। ठीक है, सॉरी, लोकसभा नहीं, जैसे विधानसभा होगी, विधान परिषद होगी। ठीक है, स्टेट्स में क्या होगी, कुछ स्टेट्स में सिर्फ एक ही सदन होता है और कुछ स्टेट्स में दो सदन होते हैं। तो जहाँ पे दो सदन होते हैं उसको हम बोलते हैं वाई कैमरलिज्म। ओके, फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, रिजिड होगा। रिजिड होने का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ही चेंज नहीं हो जाती। ठीक है, उसके लिए अमेंडमेंट लाने पड़ते हैं। फिर भी चेंज करने की भी एक शर्त है कि मतलब कि इसके कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक नेचर है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, जब हमारा संविधान बनाया गया था उस टाइम कुछ चीज़ें थी, बाद में जैसे जैसे स्टेट डेवलपमेंट करना शुरू होगी, कंट्री डेवलपमेंट करना शुरू होगी, तो कुछ चेंजेस आए। उन चेंजेस को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया जाता है, टाइम टू टाइम अमेंड किया जाता है। लेकिन उसके जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक नेचर के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड है और ये आसानी से चेंज नहीं किया जाता उन हाथों के जो द्वारा जो इम्पेशेंट, मतलब
मतलब जल्दबाजी में आया, कोई फैसला ले दिया, एकदम से कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए जो प्रोसीजर होता है वो बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है। और इसमें क्या होता है कि ऑलमोस्ट जितनी भी स्टेट्स होती हैं उनकी मेजोरिटी में क्या चाहिए होती है, मतलब कि सभी मिलकर मेजोरिटी में उनकी सहमति होगी तो ही पार्लियामेंट में या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगी, अमेंडमेंट की जा सकती। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारा जो संविधान होगा वो सबसे ऊपर रहेगा। ठीक है, जहाँ भी फेडरेशन होगी, जहाँ पे भी फेडरेशन होगी, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, हमारा संविधान क्या होगा, वो सेंटर और स्टेट से सुप्रीम रहेगा। ठीक है, और स्टेट क्या करेगी, वो अपने स्टेट और सेंटर जो होगी वो हमेशा अपना स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, मतलब अपने जो चलाएंगे अपने कंट्री को, जो अपनी स्टेट को, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलाएंगे। ठीक है, और जो सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है इसको कौन मेंटेन करता है, सुप्रीम कोर्ट। कहने का मतलब है कि कहा गया है कि देश में सबसे बड़ा क्या है, संविधान है। ठीक है, सेंटर और स्टेट से बड़ा भी संविधान है। अगर कोई संविधान की अवहेलना करता है, उसका नहीं मानता, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसको पुनिश करता है। तो सुप्रीम कोर्ट एज अ गार्डियन वर्क करता है, किसके लिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है, डबल सिटीजनशिप। अब क्या होता है कि कुछ फेडरल स्टेट्स हैं जहाँ पे सिटीजन्स जो होते हैं, सिटीजन्स कौन होते हैं, जो हमारे नागरिक होते हैं, वो डबल सिटीजनशिप इंजॉय करते हैं। डबल सिटीजनशिप्स का मतलब हो गया कि वो उस देश की सिटीजनशिप भी उसको मिलेगी और उस स्टेट की सिटीजनशिप भी उसको मिलेगी। ठीक है, वो स्टेट और होल कंट्री का सिटीजन दोनों ही रहेगा। ठीक है, फेडरेशन जैसे यूएसए में क्या है, स्विट्जरलैंड और इंडिया, इन तीनों में क्या है, फेडरेशन है। ठीक है, संघीय सरकार है, और वहाँ पे क्या है, फेडरेशन का मतलब ये है कि वहाँ पे उनको यहाँ पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सेंटर के हाथ में पावर ना होकर सारी पावर जो होती है वो स्टेट और सेंटर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, और कहीं कहीं लोकल गवर्नमेंट के बीच में भी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। लेकिन यहाँ का जो सिटीजन्स होते हैं, यूएसए में क्या होता है कि अगर कोई अमेरिका में रह रहा है तो वो जिस स्टेट में रह रहा है वो वहाँ का भी सिटीजन होगा और जिस यूएसए का भी सिटीजन होगा। मतलब कि दोनों, उसको दो सिटीजनशिप मिलती हैं, एक तो स्टेट की, दूसरी कंट्री की। ठीक है, थैंक यू।